नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन करेंगे आज कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान का जो चैप्टर है खंड ब का पार्ट 3 है। भारत का जो वो है शासन, भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की जो गठन प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके क्या कार्य हैं एवं उसकी जो न्यायिक पुनरावलोकन मतलब वापस जिसे कहते हैं व्याख्या करना, यानी कोई न्यायालय के द्वारा फैसला दे दिया जाता है तो उस पर वापस व्याख्या करने का अधिकार भी किसके पास में है। यानी संविधान के द्वारा कोई कानून बना दिया गया तो व्याख्या करने का अधिकार किसके पास में है? न्यायपालिका के पास में है। न्यायालय उस पर क्या कर सकता है? वापस अवलोकन कर सकता है, उसकी देखरेख कर सकता है। अगर निचली अदालत ने या किसी भी अदालत ने क्या दे दिया हो, फैसला दे दिया, तो उस फैसले पे जो वापस पुनर्विचार करने का जो अधिकार वो किसके पास में होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। नाम से स्पष्ट, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, और इसको ये अधिकार है कि वो निचली अदालतों के दिए हुए फैसले पे क्या ले सकता है? संज्ञान ले सकता है। ये इसके पास में अधिकार होता है। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। जो सर्वोच्च जो न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय, यानी भारत का जो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, वो विश्व के जो न्यायालय है उस सबसे बड़े न्यायालयों के अंतर्गत इसकी गिनती आती है। ऐसा शक्तिशाली मजबूत न्यायालय के रूप में, यानी इसके द्वारा जो फैसला दे दिया जाता है वो चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे मानना ही होता है। इस तरीके से इस सर्वोच्च न्यायालय की ये व्याख्या की गई है। अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय, इसमें अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सर्वोच्च न्यायालय मतलब न्यायपालिका का होना क्यों आवश्यक है? अब देखो, अधिकारों, न्यायपालिका किसके लिए? अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का होना आवश्यक है। मतलब अधिकारों की रक्षा के लिए किसका होना आवश्यक है? न्यायपालिका का होना आवश्यक है। तभी हम क्या कर सकते हैं? अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। चाहे केंद्र व राज्य के आपसी विवादों का समाधान भी, यानी केंद्र व राज्य के आपसी विवादों का समाधान भी क्या है? आपसी जो विवाद है उन विवादों का समाधान भी है, कानून के शासन के सिद्धांत पे आधारित है। समाधान भी कानून के शासन पर आधारित है। मतलब यहाँ जो केंद्र और राज्य के मध्य भी अगर आपस में विवाद है तो उन विवादों का जो समाधान किसके माध्यम से किया जा सकता है? कानून के शासन के द्वारा क्या है? उन विवादों का समाधान करना संभव है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के पास में अधिकार है। अगर दोनों के मध्य कोई विवाद वाली स्थितियां हो रही है तो उन कानूनों का समाधान कौन करता है? इसके द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है? कानून की सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए, कानून की सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए क्या किया गया है? न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की क्या करती है? रक्षा करती है। कानून की सर्वोच्चता के लिए, यानी कानून की सर्वोच्चता के लिए, जिसमें कानून सर्वोच्च है तो इसके लिए क्या किया गया है? व्यक्ति, यानी न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की
रक्षा करती है। मतलब कानून की सर्वोच्चता की सिद्धि के लिए क्या किया गया है कि जो न्यायपालिका वो व्यक्ति के अधिकारों की क्या कर रही है, रक्षा कर रही है, और इससे सर्वोच्चता सिद्ध होती है कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं हो। तो न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। तो इस तरीके से कानून की सर्वोच्चता भी सिद्ध होती है। और इसी के साथ में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं, चाहे सरकार हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सभी के लिए एक समान व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है। अब न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है, ठीक है, और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है, न्यायपालिका को कैसे स्वतंत्रता दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जाती है, और इसको अब स्वतंत्रता तो दे दी है न्यायपालिका को, यहाँ ठीक है अपने मामले में स्वतंत्र है, लेकिन उनको अक्षुण्ण कैसे रखती है, उसको बनाए हुए कैसे रखती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, न्यायाधीशों के मामले में, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, इसमें यह बताया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में यह बताया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को नहीं लिया गया है। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंदर किसको नहीं लिया गया, विधायिका को नहीं लिया गया है। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति, यानी न्यायाधीशों के रूप में जो है, न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले, यानी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति है वो क्या होने चाहिए, वकालत का अनुभव। एक तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, वकालत का अनुभव, दूसरा कानून के विशेषज्ञ, कानून के विशेषज्ञ भी होना चाहिए, यानी कानून के जानकार होना चाहिए। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें एक तो वकालत का अनुभव होना चाहिए, दूसरा उनमें कानून के विशेषज्ञ होने चाहिए, यानी कानून की उनको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कब किस केस के अंदर कौन सी धारा हो और किस तरीके से हमें निर्णय देना है। व्यक्ति की दलील, अपील, सभी प्रकार की सुनवाइयों के पश्चात अपने विवेक से उस पर एनालिसिस करने के पश्चात उस पर जो निर्णय दिया जाता है वो व्यक्ति की गरिमा से और व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ निर्णय होता है। तो उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना है जिससे कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति का न्याय से क्या नहीं उठे, विश्वास नहीं उठे, इस तरीके का उसका निर्णय होना चाहिए। ठीक है। अब न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। न्यायाधीशों का क्या किया गया है, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित, न्यायाधीशों का जो कार्य,
हम अध्ययन कर रहे थे न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, जो कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है, और वो निश्चित किया गया है, और सेवानिवृत्ति तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। कब तक? वो अपने सेवानिवृत्ति तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। और न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका विधायिका व कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। क्या बताया गया है? न्यायपालिका वित्तीय रूप से विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका व कार्यपालिका पर क्या नहीं बताइए? निर्भर नहीं है। मतलब न्यायपालिका वित्तीय रूप से विधायिका व कार्यपालिका पर क्या नहीं है? निर्भर नहीं। तो इस वजह से वो स्वतंत्र रूप से क्या है? अपने निर्णय निर्बाध रूप से दे देती है। ठीक है। और न्याय फिर इसी के अंतर्गत ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर न्यायालय की अवमानना करता है तो उसे न्यायालय क्या कर सकता है? दंड दे सकता है। न्यायालय के निर्णय की अवमानना करने पर, न्यायालय के निर्णय की अवमानना करने पर न्यायालय दोषी व्यक्ति को दंडित करता है। अब देखो, न्यायालय के निर्णय की अवमानना अगर की जाती है तो उस दौरान क्या किया जाता है? न्यायालय दोषी व्यक्ति को क्या कर सकता है? दंडित कर सकता है। ये न्यायालय के पास में क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र अधिकार है जिसका वो उपयोग कर सकता है। और दूसरी है कि इसमें एक और प्रक्रिया बताई गई है जिसमें कि अगर कोई न्यायाधीश सही तरीके से अपने पद का उपयोग नहीं कर रहा, दुरुपयोग कर रहा है, कदाचार या अवमानना कर रहा है या फिर अनुशासनहीन है, तो उस दौरान उस न्यायाधीश पे जो उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। और पद से हटाने के लिए क्या लगाया जा सकता है? महाअभियोग। महाअभियोग द्वारा न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। मतलब महाभियोग द्वारा न्यायाधीश को पद से हटाया भी जा सकता है। ऐसा किसके पास में अधिकार है? ऐसा न्यायालय के पास में अधिकार है। तो न्यायालय क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायाधीश को पद से हटाने का भी उसके पास में अधिकार है। और दूसरी चीज जो इसमें ये बताई गई है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका क्या करती है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों के अंदर वो क्या है? आलोचना के भय से मुक्त होकर, मतलब इतनी स्वतंत्रता न्यायपालिका को दी गई है। अब जब न्यायपालिका स्वतंत्र है तो उसकी आलोचना नहीं होगी, और आलोचना नहीं होगी तो उस दौरान क्या करेगी? न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपने निर्णयों को निर्बाध रूप से लोगों के समक्ष प्रकट कर सकती। इस तरीके से वो अपने जो दिए गए जो निर्णय है उसमें स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका अदा कर सकते। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से की जाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखो, न्यायाधीशों की जो है वो नियुक्ति के मसले में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह, मतलब सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति को किसका सहयोग लेना पड़ेगा? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश के सहयोग से ही क्या किया जा सकता है? अन्य जो न्यायाधीश उनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित वास्तविक शक्ति किसके पास में है? मंत्री परिषद। किसके पास में? मंत्री परिषद के पास। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित वास्तविक शक्ति किसके पास में है? मंत्री परिषद के पास में होती है। और मंत्री परिषद ही इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या करती है कि जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करती है। लेकिन मंत्री परिषद और राष्ट्रपति ये न्यायाधीशों को हटा नहीं सकते। इसके लिए भी उसमें प्रावधान तय किया गया, जो मैंने बताया था, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। लेकिन उसकी भी जटिल प्रक्रिया है, ऐसे सामान्य तरीके से ही नहीं हटाया जा सकता है। और जो है इसमें ये बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात बताई है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो सलाह है उसको राष्ट्रपति को मानना भी चाहिए, क्योंकि वो अपनी सलाह के माध्यम से अच्छे व्यक्ति को क्या करेगा? न्यायाधीश के तौर पे नियुक्ति के अंदर सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की जो नई प्रणाली है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे क्या कर दिया गया? असंवैधानिक करार दे दिया गया। नई प्रणाली नियुक्ति से संबंधित। नई प्रणाली क्या है? नई प्रणाली नियुक्ति से संबंधित। नई प्रणाली नियुक्ति से संबंधित को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक माना है। मतलब नई प्रणाली जो है नियुक्ति से संबंधित है न्यायाधीशों की, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और जो नई प्रणाली है जिसका जो नाम है वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति से संबंधित जो मामला है उसके अंदर बताया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 99 संविधान संशोधन से असंवैधानिक घोषित, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 99 संविधान संशोधन से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और जो है उसी जगह क्या किया गया, जो न्यायिक नियुक्ति है, न्यायिक नियुक्ति की पुरानी प्रक्रिया कोलेजियम प्रणाली को अपनाया गया। लेकिन जो कोलेजियम जो प्रणाली है, और क्या किया गया, न्यायिक नियुक्ति की जो पुरानी जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? कोलेजियम प्रणाली। और जबकि जो नई प्रणाली कौन सी है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो गठन किया गया था, इसकी खिलाफत की गई थी और कोलेजियम को अपनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लेकिन पुरानी व्यवस्था से केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय में, केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय में टकराव उत्पन्न हुआ। देखो, पुरानी जो व्यवस्था उसमें क्या हुआ, केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय में टकराव की स्थितियां उत्पन्न होने लगी। दोनों में विवाद बढ़ने लगा कि एक कहे कि मैं इस प्रणाली को नहीं मानूं, दूसरा कहे कि मैं इस प्रणाली को नहीं मानूं। तो इस तरीके से दोनों के अंदर टकराव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। और इस प्रणाली से क्या हो सकता था, भाई भतीजावाद जैसी प्रक्रिया लागू हो सकती थी, जो पुरानी जो प्रक्रिया है। लेकिन अब उसमें सुधार करके जो नई जो प्रणाली थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग जो होगा, उस आयोग के अंदर ये चीज की गई थी। इस आयोग के अंदर जो इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अंदर जो व्यवस्था थी, इसमें बताया गया कि अध्यक्ष भारत का कौन रहेगा, मुख्य न्यायाधीश। इसके अंदर अध्यक्ष किसे रखा गया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसके अंदर अध्यक्ष बनाया गया था। जो नई प्रणाली है उसके अंदर भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश उनको भी इसके अंतर्गत रखा गया। और केंद्रीय विधि, यानी जो केंद्रीय विधि न्याय मंत्री भी इसके अंदर सम्मिलित होंगे। जो कानून मंत्री वो भी इसके अंदर सम्मिलित होंगे। और 2 प्रबुद्ध और विख्यात व्यक्तियों को भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अंतर्गत। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया लागू की जा रही थी। लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया था और ये 6 सदस्यीय प्रक्रिया थी। ये कैसी प्रक्रिया थी, न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंदर 6 सदस्यों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को क्या घोषित कर दिया, असंवैधानिक मान लिया गया, असंवैधानिक इसको बना दिया गया था। अब न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायाधीशों को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, न्यायाधीशों को पद
से हटाने की प्रक्रिया। अब देखो, न्यायाधीशों को जो पद से जो हटाया जाएगा वो हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कौन? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना कठिन है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना कठिन है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या करना मुश्किल है? पद से हटाना मुश्किल है। इसमें काफी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखो, कदाचार या व्यभिचार, ठीक है, कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। पद से कब हटाया जा सकता है? कदाचार अयोग्यता की दशा, पद से हटाया जा सकता है। किस दशा में पद से हटाया जा सकता है? तो कदाचार सिद्ध हो जाए, यह अयोग्य हो वह न्यायाधीश, तो उसकी दशा में उसके पद से विमुख किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें एक विशेष बहुमत की स्वीकृति भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि ठीक है कदाचार सिद्ध आरोप लगा दे, अयोग्यता का आरोप लगा दे, लेकिन इसके लिए बहुत बहुमत की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है, जिसमें न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया वो अत्यंत कठिन बताई गई है। और इसमें बताया गया है कि संसद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में आम सहमति न होने तक, मतलब जब तक संसद के जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य राज्यसभा और लोकसभा, जब तक उनमें आम सहमति नहीं होगी, जब तक उनमें आम सहमति न हो, तब तक किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। कब तक उसको पद से नहीं हटाया जा सकता है? जब तक संसद के सदस्यों के अंदर आम सहमति नहीं होगी, और आम सहमति होने के उपरांत ही उनको पद से हटाया जा सकता है, और आम सहमति नहीं है तो उनको पद से नहीं हटाया जा सकता है। और नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियुक्ति में कार्यपालिका महत्वपूर्ण है। मतलब किसकी नियुक्ति में महत्वपूर्ण है कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे कार्य करती है। ठीक है, और जो है जो शक्ति संतुलन भी बना रहे, और इस तरीके से कार्य करती है जिससे कि शक्ति संतुलन भी बना रहे, यानी सरकार और जो न्यायालय उनके मध्य आपसी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो, उसमें संतुलन बना रहे। वो न्यायाधीशों को हटाया नहीं जा सका, न्यायाधीशों को उनके पद से नहीं हटाया जा सके, इसके लिए सदन की कुल जो सदस्य संख्या है उन सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है, और बहुमत प्राप्त नहीं होगा तब तक उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो इस तरीके की हमको न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है। अब जो नेक्स्ट जो बिंदु है न्यायपालिका की संरचना, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।